आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकियों की नई लोकेशन मिल गई है। टारगेट सेट हो गया है। एक्शन किसी भी वक्त हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों के बीच जबरदस्त पैनिक है। आतंकी एक एक करके बिल से बाहर निकल रहे हैं, जलसे और रैलियां कर रहे हैं। जो आतंकी टेरर कैंप में बेगुनाहों को मारने की ट्रेनिंग लेते थे, वो अब भारत के हमले से बचने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आतंकी क्यों इतना डरे हुए हैं? भारत ऐसा क्या करने वाला है? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में लश्कर के आतंकियों की मॉक ड्रिल। चेक करें आपको आपकी धड़कन में सूट हो रही है, तो आपने यही इनके साथ करना है। अब ये दो उंगली आपने इधर रखनी है, ठीक है, और लगा के चेक करना और सीना देखना है। गुजरावाला में लश्कर के आतंकियों का जलसा। तुम हमें अपनी गोली से डराते हो, हमारे तो बच्चे तेरे मिसाइलों से नहीं डरे, हम तेरी गोली से कहां डरेंगे। कसूर में लश्कर के आतंकियों का जमघट। मोदी 1000 गोलियों की धमकियां लगाता रहे, हमें वो समझता है हम गोलियों से डरने वाले हैं, ये उसकी भूल है। हम अपने रब ताला से कहते हैं कि ऐ मौला करीम, जब भी दुश्मन की गोली आए तो आके हमारे सीने में लगनी चाहिए, हमारे जिगर का खून निकलना चाहिए। टारगेट लॉक हो चुके हैं। भारत की अगली स्ट्राइक कहां होगी, किस पर जाकर गिरेगी, किन आतंकियों को मिट्टी में मिलाएगी, ये तय हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए आतंकी खुद एक एक करके बिल से बाहर निकल रहे हैं, अपनी लोकेशन दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, ऑपरेशन सिंदूर में बच गए, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तलहा सईद कहां है, सैफुल्लाह किस बिल में है, आमिर हमजा और मुजम्मिल हाशमी का क्या मूवमेंट है, सब पर नजर रखी जा रही है। ये सैफुल्लाह कसूरी है, पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड। ये उसकी सबसे नई तस्वीरें हैं। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान में एक बार फिर खुलेआम घूमता फिरता दिख रहा है। वीडियो में सैफुल्लाह कसूरी का फूलों से स्वागत किया जा रहा है। वहीं उसके साथ जो सिक्योरिटी है वो AK-47 और M14 कार्बाइन से लैस है। आतंकियों में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ चल रहा है। हमले से बचने के लिए लश्कर के आतंकी मॉक ड्रिल कर रहे हैं। भारत की एयर स्ट्राइक से बचने के लिए आतंकियों ने लाहौर में मॉक ड्रिल की। इस दौरान मंच पर लश्कर का आतंकी हारिस डार भी नजर आया। चेक करें आपको आपकी धड़कन में सूट हो रही है, तो आपने यही इनके साथ करना है। अब ये दो उंगली आपने इधर रखनी है, ठीक है, और लगा के चेक करना और सीना देखना है, ठीक है। तो सांस अगर चल रहा है तो आपने चेक करना है कि ये भाई बेहोश क्यों है, तो हमने CPR इनको देना है, ठीक है। CPR के लिए क्या है कि आपने अपना बायां हाथ सीधा करना है, सीधा करें, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा करें, ठीक है। और इधर से दायां हाथ इसके अंदर उंगलियां डालते हैं। कोनी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, मुंह बेंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, ठीक है। आग की सीधी नहीं है, सीधी करें, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने मरीज के पास इस तरह उसकी के पास घुटनों के ऊपर बैठना है, ठीक है। और जहां पे सीना आपका खत्म हो रहा है उससे 1-2 इंच ऊपर आपने हाथ बिल्कुल ऐसे रखना है। दरअसल कल यानी 31 मार्च को भारत में पाकिस्तान से सटे राज्यों में ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल की गई थी। पिछले बार जब 7 मई को मॉक ड्रिल की गई थी तो उससे ठीक पहले भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया था। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। यही वजह है कि इस बार मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान में आतंकियों के बीच जबरदस्त पैनिक था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आतंकवादी बच गए थे या छुप गए थे, वो एक बार फिर से पाकिस्तान में खुलेआम जलसे करने लगे हैं।
पिछले 5 दिनों में कितने ग्लोबल टेररिस्ट बिल से बाहर निकले, आतंकियों ने भारत को क्या गीदड़ भभकी दी, सब दिखाए। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में पलने वाले इस सबसे बड़े आतंकी की तस्वीर देखिए। ये हाफिज सईद है, लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का चीफ। उसके साथ आतंकी सैफुल्लाह कसूरी भी नजर आ रहा है। हाफिज की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। ये हाफिज ही है जिसने 26/11 का मुंबई अटैक करवाया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज ने मुरीद के में हाफिज के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया था। मुरीद के ही हेडक्वार्टर में पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने आतंक की ट्रेनिंग ली थी। हालांकि इस स्ट्राइक में ये दोनों ही बच निकले थे। भारत कह चुका है कि पहलगाम के एक एक गुनहगारों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। सैफुल्लाह कसूरी ही पहलगाम में 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों के कत्ल का मास्टरमाइंड है। ऐसे में सबसे ज्यादा वही डरा हुआ है। ये तस्वीरें सैफुल्लाह के होम डिस्ट्रिक्ट कसूर की है। जलसे में खौफजदा सैफुल्लाह ने एक बार फिर पहलगाम हमले को लेकर सफाई दी। 22 अप्रैल को ये पहलगाम का वाकया हुआ। मैं उन दिनों इससे एक दिन पहले शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए कराची के शहराए कायदीन मज़ारे कायद पर था, तो मुझे खबर मिली पहलगाम में वाकया हुआ है और हिंदुस्तान ने जनाब उसका मास्टर माइंड मुझे बना दिया कि मैं खटखटा हूं दिले हिंदुस्तान में कांटे की तरह, और इस पर मैं अपने रब ताला का शुक्र अदा करता हूं। कसूर के इस जलसे में आतंकी हाफिज का बेटा तलहा सईद भी पहुंचा था। हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक का डर तलहा सईद को भी लग रहा है। हमारे मुताल्लिक, हमारे बुजुर्गों के मुताल्लिक, मेरी जात के भी हवाले से कि हमने उसको ये कर दिया, वो कर दिया। हम इस मौके पर वाज़े तौर पर ये कहना चाहते हैं, हम अपनी मुसल्लह फौज के साथ बुनियाद महसूस बनकर साथ करें। याद रख पाकिस्तान। एक और नाम जो हिंदुस्तान के टारगेट पर है, अब वो भी दिख गया है। हाफिज सईद के सबसे करीबियों में से एक और लश्कर-ए-तैयबा का को-फाउंडर और आतंकी आमिर हमजा भी कुछ घंटों पहले ही अपने बिल से बाहर निकल आया है। कसूर, गुंजरावाला, हाफिजाबाद, शेखपुरा, रावलपिंडी, बहावलपुर, सियालकोट और सरगोधा में इन दहशतगर्दों ने रैलियां की। ये तस्वीरें पंजाब के गुंजरावाला की है। मंच पर आतंकियों की जमात के साथ दिख रहे इस शख्स का नाम मुजम्मिल हाशमी है। मुजम्मिल लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुजम्मिल हाशमी भी बुरी तरह से खौफ में है। तुम हमें अपनी गोली से डराते हो, हमारे बेगुनाहों का खून बहाने वाले ये दहशतगर्द अब ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। बहुत जल्द ये कातिल अपने अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे। उधर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों में बौखलाहट है, तो इधर कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसे देखने के बाद आतंकवादियों के साथ साथ मुनीर की आर्मी भी दहशत में है। दरअसल भारतीय सेना इस समय नए हथियारों की टेस्टिंग कर रही है। नेक्स्ट जनरेशन के हथियार और डिफेंस सिस्टम की ये टेस्टिंग पोखरण, बपीनाथ समेत देश के कई अन्य सैन्य साइट्स पर की जा रही है। भारतीय सेना किन मॉडर्न हथियारों को डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग कर रही है, इस एडवांस वॉरफेयर की तैयारी का मकसद क्या है, देखिए। पोखरण फायरिंग रेंज में नए हथियारों की टेस्टिंग। बबीना और जोशीमठ में हाईटेक हथियारों का परीक्षण। आगरा और गोपालपुर में युद्ध की भीषण ट्रेनिंग।
6 मई से 10 मई तक चले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। भारतीय सेना ने अपने एडवांस और सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। इस दौरान पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस का अटैक देखा, स्वदेशी आकाश तीर का डिफेंस भी देखा। लेकिन अब भारत इन हथियारों से एकदम आगे निकल रहा है। भारत अब नए और मॉडर्न वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है। ये तस्वीरें भारत के उसी मिशन की है। भारतीय सेना ने स्वदेशी सैन्य तकनीक की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। भारतीय सेना इस समय देश भर के अहम सैन्य स्थलों पर अगले पीढ़ी की रक्षा तकनीकों की परीक्षण कर रही है। पोखरण और बबीना फील्ड फायरिंग रेंज से लेकर जोशीमठ, आगरा, गोपालपुर में नेक्स्ट जनरेशन की डिफेंस टेक्निक्स की टेस्टिंग की जा रही है। पीओके में चल रहे आतंक के मरकज को इन्हीं ड्रोन्स ने स्ट्राइक करके ध्वस्त किया था। पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है। अनमैन्ड ड्रोन की कामयाबी के बाद आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बबीना फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे थे। ये तस्वीरें 27 मई की है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों के परीक्षण का जायजा लिया। उसे बारीकी से समझा, ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाले जवानों से मिले। युद्ध के मैदान में तेजी के साथ चीजें बदल रही हैं। लड़ने का ढंग बदल रहा है, हथियार बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रही है। भारतीय सेना भी फुल स्पीड के साथ अपने आप को इसमें ढाल रही है। भारतीय सेना इस समय जिन मॉडर्न हथियार और डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग कर रही है, उनमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, रनवे इंडिपेंडेंट रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम, काउंटर यूएस सॉल्यूशन, लोइटरिंग म्यूनिशन, स्पेशलाइज्ड वर्टिकल ड्रोन सिस्टम, प्रिसीजन मल्टी म्यूनिशन डिलीवरी सिस्टम, integrated drone detection and interdiction system, low level lightweight radar, VSHORDS next generation IR system, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म शामिल है। भारत ने 5 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत का नमूना दिखा दिया है। भारत के अटैक और डिफेंस सिस्टम के आगे चीन, तुर्की और पाकिस्तान के हथियार बेदम साबित हुए। ब्रह्मोस और आकाश जैसे भारत के स्वदेशी हथियारों ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम आकाश तीर को चकमा नहीं दे पाया, सब हवा में ही मार गिराए गए। और अब भारतीय सेना ने स्वदेशी सैन्य तकनीक की दिशा में एक और बड़ी छलांग लगाई है। सेना के अंदर डिफेंस टेक्निक की क्षमता का पूरी तरह से इवैल्यूएशन किया जा रहा है। भारतीय सेना जिन नए और मॉडर्न हथियारों की टेस्टिंग कर रही है, वो डिकेड और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। ये टेस्टिंग आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत विकसित स्वदेशी तकनीकों पर फोकस्ड है। भारतीय सेना का लक्ष्य मॉडर्न वॉरफेयर में अपनी तकनीकी बढ़त को मजबूत करना है। डिफेंस सेक्टर में सेना को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में छिपे हुए गद्दारों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक जासूसों की धरपकड़ हो रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में नौसेना के जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है, तो राजस्थान से जैसलमेर से पूर्व मंत्री के पीए की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन राजस्थान के डीग से 2 भाइयों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया। आखिर 2 भाई किस लालच में देश के साथ गद्दारी कर रहे थे? देश की सुरक्षा से जुड़े हुए राज दुश्मनों को क्यों बेच रहे थे? देखिए ये खास रिपोर्ट। पहले मौलाना कासिम को पकड़ा,
फिर मौलाना का भाई भी शिकंजे में। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जासूस ब्रदर्स। देश में कितने गद्दार, कहां तक पाकिस्तान के तार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के गद्दारों के खिलाफ एक्शन जारी है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी से शुरू हुआ सिलसिला अरमान मोहम्मद, तारीफ मोहम्मद हारून, शहजाद तुफैल, गजाला, यामीन मोहम्मद, सुखबीर और करणवीर सिंह होते हुए दोनों भाइयों तक पहुंच गया। पुलिस ने सबसे पहले राजस्थान के डीग जिले से मौलाना कासिम को गिरफ्तार किया। फिर कासिम के खुलासे के बाद उसका भाई असीम भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल दोनों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही सामने आ रहा है कि दोनों भाइयों के देश के साथ गद्दारी का इतिहास। दोनों भाई आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। दोनों पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। दोनों ने आईएसआई के इशारे पर भारतीय अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। दोनों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत से जुड़े गुप्त सूचनाएं दी, लेकिन अब उनके पाप का खड़ा भर चुका है। अब वो अपनी काली करतूतों का काला चिट्ठा एक एक कर खोल रहे हैं। इसमें असीम पहले से आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा है, लेकिन सबसे पहले गिरफ्त में आया उसका छोटा मौलाना कासिम। पुलिस की जांच में अब तक सामने आया है कि कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका है। पहली बार अगस्त 2024 में पाकिस्तान गया, करीब 90 दिन तक वहां रहने के बाद वहां से वापस लौटा। फिर दूसरी बार मार्च 2025 में पाकिस्तान दौरे पर पहुंच गया। कासिम का एक वीडियो भी दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें वो बोल रहा है कि उसे पाकिस्तान अपने घर जैसा लगता है। कासिम ने पाकिस्तान में एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया था, जिसमें वो कह रहा है कि उसे पाकिस्तान इतना पसंद आया कि वो 3 महीने के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान आया है। कासिम और उसके भाई असीम का ये खेल इसी तरह चलता रहा, लेकिन इसी बीच भारत की खुफिया एजेंसियों के हाथ आईएसआई और भारतीय एजेंटों के बीच की बातचीत का फोन हाथ लग गया। इसके जरिए जांच एजेंसियां कासिम तक पहुंच गईं। पिछले साल अगस्त में जब कासिम पाकिस्तान गया था, तो असीम ने उसके जरिए एक सिम पाकिस्तान भेजा। ये सिम असीम के नाम पर रजिस्टर्ड था। आईएसआई के अधिकारी इसी नंबर के जरिए भारत में अपने एजेंटों से बात करने लगे। असीम ने इस नंबर पर पाकिस्तान में व्हाट्सएप एक्टिव करने के लिए ओटीपी भी भेजा था। इसी नंबर का इस्तेमाल कर डीआरडीओ के अधिकारी अमित कुमार को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। इसी नंबर को ट्रैक करते करते दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम कासिम तक पहुंच गई। पुलिस ने जब कासिम को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू की, तो उसने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। कासिम ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तान दौरे में जब उसकी मुलाकात आईएसआई के अधिकारियों से हुई, तो आईएसआई के अधिकारियों ने कासिम से कहा कि तुम्हारा भाई असीम तो हमारे लिए जासूसी करता है, तुम भी हमारे साथ काम क्यों नहीं करते। इसके बाद पुलिस ने कासिम के बड़े भाई असीम को शिकंजे में लिया। दिल्ली पुलिस ने कल असीम को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हसीन को गिरफ्तार किया है और उसके साथ उसके भाई कासिम को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। दरअसल पहले कासिम को गिरफ्तार किया, उसके बाद हसीन को, और पुलिस ने जब हसीन को कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर हसीन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया। दरअसल हसीन के ऊपर यह आरोप है कि वो भारत के नंबरों को पाकिस्तान उसने भेजा था अपने भाई के जरिए और अपने नाम से नंबर लिए थे आनंद पर्वत इलाके से। इसके साथ साथ पुलिस ने जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट में यह भी बताया कि हसीन को बाड़मेर और गुड़गांव की कुछ लोकेशन पर लेके जाना है, जहां की डिटेल इसने पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भेजी थी। और इसके साथ साथ जो डीआरडीओ के अधिकारी हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी हैं, उनको हनी ट्रैप करने के लिए इन नंबर्स का इस्तेमाल किया गया था। और डीआरडीओ के अधिकारियों के साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारियों को व्हाट्सएप करके हनी ट्रैप करने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि असीम पिछले 4-5 साल से आईएसआई के संपर्क में था। असीम देश से जुड़े
कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को सौंप चुका है। उसने सेना से जुड़ी संवेदनशील फोटो आईएसआई को भेजी। पुलिस जब असीम से ये पूछने लगी कि आखिर उसने देश से जुड़े कितने राज पाकिस्तान को बताए, उसके जासूसी के रैकेट में कितने लोग शामिल हैं, साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि देश के साथ गद्दारी करने के बदले उसे अब तक कितने रुपए मिले हैं। कासिम और असीम देश के साथ गद्दारी करने वाले अकेले नहीं हैं। राजस्थान में जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तारी हुई है। इस शख्स की गिरफ्तारी ने राजस्थान में हलचल पैदा कर दी है। गिरफ्तार शख्स का नाम शकूर खान है और ये कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे शाले मोहम्मद का पीए रह चुका है। बताया जा रहा है कि शकूर खान रिश्तेदारों से मिलने और तीर्थ यात्रा के नाम पर 7 बार पाकिस्तान जा चुका है। उस पर जैसलमेर की सुरक्षा से संबंधी जानकारियां आईएसआई से साझा करने का आरोप है। इसी तरह महाराष्ट्र में मुंबई के पास ठाणे में महाराष्ट्र एटीएस के नौसेना डॉक में जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर का काम करने वाले रवि वर्मा को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र एटीएस को रवि के पास एक काले रंग की डायरी मिली है जिसमें पाकिस्तान को अहम जानकारी देने के बारे में लिखा हुआ है। रवि पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान को 14 भारतीय पनडुब्बियों और युद्धपोतों के बारे में जानकारी दी है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक रवि वर्मा आईएसआई के 2 फेसबुक अकाउंट से संपर्क में था। ये दोनों फेसबुक पेज पायल शर्मा और स्प्रीत के नाम से बने हैं। इन्हीं दोनों फेसबुक पेज पर रवि वर्मा ने 14 पनडुब्बियों और युद्धपोतों के बारे में जानकारी शेयर की थी। युद्धपोतों और अन्य जहाजों की महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें भी रवि ने भेजी थी। जांच में ये भी पता चला कि रवि ये जानकारी ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्म में भेजता था। मूसलाधार आफत से देश के 22 राज्यों में इस वक्त टेंशन बढ़ गई है। जून के पहले ही दिन जल प्रलय का ट्रेलर दिखा है। नॉर्थ ईस्ट में भयंकर तबाही हुई है। 6 राज्यों में सैलाबी संकट मंडरा रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी डेंजर लेवल को पार कर गई है। नॉर्थ ईस्ट की क्या है स्थिति, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ तोड़ हाहाकार। बर्फीला तूफान एवलांच ने मचाया कोहराम। सैलाबी मार, मॉनसूनी बादलों का प्रहार। जून के शुरुआत में मौसम के टॉप गियर से तबाही का मंजर सामने आ रहा है। देश भर में बारिश, बाढ़ और सैलाब से कोहराम है। सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रही है। 6 राज्य बारिश, बाढ़ और चट्टानों के प्रहार से जूझ रहे हैं। तस्वीरें सिक्किम के मंगल जिले की हैं। यहाँ तीस्ता नदी रौद्र रूप दिखा रही है। नदी के तेज प्रहार से यहाँ ब्रिज का भारी भरकम हिस्सा बह गया। पानी का वेग इतना तेज था कि ईंट, पत्थर, सीमेंट से बना विशालकाय हिस्सा नदी में समा गया। मंगन जिले में आसमानी आफत ने सबसे ज्यादा गदर मचाया है। पहाड़ों से टूटकर गिरे चट्टानों की बारिश से पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। सैलानियों से भरी गाड़ी बह गई, जिसमें अब तक 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंगन में नदी के प्रहार से कई बड़े ब्रिज डैमेज हुए हैं, जिसके चलते आवाजाही ठप हो गई है। कई इलाकों से संपर्क कट गया है। युद्ध स्तर पर
रेस्क्यू कर रास्तों को क्लियर किया जा रहा है। ये हमारा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एक ही लाइफ लाइन है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारा लाचन, लाचुंग, चुंगथंग और ये जोंगू का जितना भी इसी रास्ते से चल रहा था, क्योंकि पहला तो हमारा संक्रांग में भी था। वो संक्रांग का भी ब्रिज टूटने के चलते अभी हमारा पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ये रास्ता है, एक ही ब्रिज है। अभी ये भी टूट जाएगा तो हमारे लिए कोई डिफेंस के लिए भी तकलीफ की बात है, क्योंकि डिफेंस भी चल नहीं पा रहा है। अभी ये भी टूट जाने के चाइना बॉर्डर तक यही चाइना का बॉर्डर जाने रास्ता यही एक रास्ता है। हमारा टूरिस्ट भी फंसा हुआ है और ये एक ही रास्ता है, ये एक ही ब्रिज है जिससे हम लोग लाचन लाचुंग तक कनेक्ट करता है, जोंगू से लेकर लाचन लाचुंग तक कनेक्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट से तबाही की और तस्वीरें दिखाएंगे। पहले लद्दाख के जोजिला पास से सामने आए डरावने मंजर को दिखाते हैं। जोजिला पास पर अचानक एवलांच ने कोहराम मचा दिया। पहाड़ों से बर्फीले सैलाब का अटैक हुआ है। बर्फीले पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर अचानक गिरने लगा। गनीमत रही कि कोई चपेट में नहीं आया। इस तूफानी प्रहार के बाद श्रीनगर लेह हाईवे को बंद करना पड़ा। कल काफी देर तक यहां बर्फबारी हुई, जिसके बाद एवलांच का अटैक हुआ। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर स्टेट में भी मूसलाधार आफत से भारी तबाही हुई है। इम्फाल शहर दरिया में तब्दील नजर आ रहा है। लोगों के घर, मकान, दुकानें, सड़कें सब पानी में डूबे हैं। बाढ़ के विकराल रूप को देखते हुए सेना को उतारा गया है। इम्फाल ईस्ट का मैक्सिमम इलाका इस वक्त सैलाब की चपेट में है, जबकि इम्फाल वेस्ट के वानखेई, पैलेस कंपाउंड, न्यू चेकॉन, खुरई-हेनांग, सोईबाम, लेईकाई इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भीषण बाढ़ के बाद भारतीय सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 शुरू किया है। राहत कैंपों में लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। लोकल प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। असम राइफल्स और आर्मी की मदद से 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाया गया है। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। खुद को बचाने के लिए लोगों ने छतों पर शरण ली है। असम में पिछले 3 दिनों की बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मूसलाधार बारिश के चलते असम के श्रीभूमि जिले में सबसे ज्यादा हाल बेहाल है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। घर, मकान पानी में डूबे हुए हैं। गाड़ियों की जल समाधि बन गई है। आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल स्तर बढ़ने से लोग डरे हुए हैं। सैलाब आ गया है। बारिश का पानी निचले इलाकों को डुबो रहा है। कार डूबी है, बाइक पानी में डूब गई है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। इतना बारिश हो रहा है आज तो शायद जो पूरा आप साइड दिखा सकते हैं, इतना बारिश हो रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। राइजिंग में है वाटर लेवल। अभी कुछ यार अभी तक डेंजर लेवल के नीचे है। डिब्रूगढ़ में भी भारी बारिश और बाढ़ का भीषण प्रहार है। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। घर, मकान सैलाब की चपेट में हैं। जान बचाने के लिए लोग पलायन को मजबूर हैं। गुवाहाटी में हालात पिछले 2 दिन से खराब बने हुए हैं। तेज बारिश के चलते रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। यहाँ लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई। बाढ़ से बचाव के लिए लगातार पानी निकालने का काम जारी है, लेकिन अभी तक कुछ खास राहत नहीं मिल पाई है। नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से कोहराम मचा है। सिक्किम में 1500 टूरिस्ट फंसे हैं। 8 सैलानी लापता हैं। इम्फाल में 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर लाया गया है।